वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 12 से फिजिकल एजुकेशन का जो आपका एग्जाम होगा उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। बहुत ज्यादा नहीं करवाऊंगा, लिमिटेड क्वेश्चंस होंगे जिसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। आपको साथ में पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप कुछ भी पूछना चाहें तो इंस्टा पे आप मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। आपको कुछ भी पूछना हो आप आके अपना मैसेज भेज सकते हैं। और आपको जो पीडीएफ है, ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। क्लास 12 ईएसपी ग्रुप नाम से, ठीक है, ईएसपी न्यू ग्रुप नाम से ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इसको आप ज्वाइन कर लेना और वहां पे आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी। और आपके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि जो ये चैनल है फैक्ट्स विद भरत, आप इसको प्लीज सब्सक्राइब कर दें। और जितना भी इसमें कंटेंट है, इंफॉर्मेटिव कंटेंट है, आप इसको जरूर देखें। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और बाकी सब्जेक्ट्स के जो नोट्स हैं आपको www.eklavyastudypoint.com जो हमारी वेबसाइट है वहां पे मिल जाएंगे। तो आज का हमारा पहला जो सवाल है वो ये है कि व्हाट इज प्लानिंग, राइट एनी टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। सो प्लानिंग का मतलब होता है कि कोई भी काम करने से पहले आप एक मतलब किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप क्या करते हो कि मतलब एक प्लानिंग का प्रोसेस होता है पूरा। आप पूरा एक रोड मैप तैयार करते हो, सारी चीजें आप लिखते हो कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, जो भी आप प्रिपरेशन करते हो पहले वही आपकी प्लानिंग कहलाती है। प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, हर एक्टिविटी पे आपका अच्छा कंट्रोल रहता है, जो अननेसेसरी जो प्रेशर होता है वो कम होता है, आपके जो मिस्टेक के चांसेस हैं वो मिनिमाइज होते हैं, कम होते हैं, आपकी मनी वेस्ट होने से बचती है, आपका टाइम अच्छे से यूटिलाइज होता है, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होते। और रिसोर्सेज को आप अच्छे से इफेक्टिवली और इकोनॉमिकली आप जो है यूटिलाइज कर पाते हैं। और इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस भी बढ़ती है। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग के साथ काम करती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है। ये हो जाएगा। राइट डाउन द रोल ऑफ वेरियस कमिटीज ड्यूरिंग अ टूर्नामेंट। तो टूर्नामेंट के टाइम पे तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है जो सारी चीज़ों को मैनेज करती है, ऑर्गेनाइजर ही यही होते हैं। फिर मार्केटिंग कमेटी आती है जो कि प्रॉपर देखती है कि भाई मतलब सारे इक्विपमेंट जो भी चाहिए, ठीक है, टूर्नामेंट के दौरान वो उन सब का ध्यान रखना। ट्रांसपोर्ट कमेटी होती है जो कि एथलीट्स को स्टेडियम से उनके जहां पर भी वो रह रहे होते हैं रूम में वहां तक ले जाती है, फिर रूम से वापस से स्टेडियम तक ले जाती है। ट्रांसपोर्ट कमेटी का काम होता है। फिर डेकोरेशन सेरेमनी कमेटी होती है, आपको नाम से पता चल रहा होगा, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जब होता है या ओपनिंग सेरेमनी होती है या फिर क्लोजिंग सेरेमनी होती है उस टाइम पे इसका काम होता है। अनाउंसमेंट सेरेमनी ये अनाउंस करती है कि अगला मैच कब होने वाला है, कहाँ होने वाला है। और फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको नॉक नीज के बारे में क्वेश्चन पूछ रखा है कि इसके सिम्टम क्या होते हैं, इसके कॉजेज क्या हैं, इसके करेक्टिव मेजर्स क्या हैं। इसके सिम्टम में क्या होता है, जो आपके नीज होते हैं वो इस तरीके से लॉक्ड हो जाते हैं, नॉक हो जाते हैं। ये नॉर्मल पैर जो होते हैं उसमें इतना गैप रहता है, जिसके नॉक नीज होते हैं ना उसके इस तरीके से हो जाते हैं, ठीक है, और वो टच होते हैं चलते टाइम। इसकी वजह है भाई एक तो मोटापा, ओबेसिटी, या विटामिन जो डी होता है उसकी डेफिशिएंसी से भी होता है। रिकेट्स नाम से बीमारी होती है उससे भी हो सकता है। और बहुत जल्दी कम उम्र में अगर बच्चा चलने लगता है या खड़े होने लगता है उससे भी हो सकता है। माल न्यूट्रिशन से भी हो सकता है। यह हो सकता है कि कोई लिगामेंट जो है वो मतलब बड़ा हो जाए, ठीक है, और या ज्यादा हैवी लोड उठा रहे हो काफी टाइम तक तो भी हो सकता है। अब इसको ठीक करने के लिए क्या चीजें होती हैं? हॉर्स राइडिंग कर सकते हो, पद्मासन होता है, या बीच में तकिया फंसा के सो सकते हो भाई, पिलो जिसको कहते हैं। वॉकिंग कैलिपर्स का यूज कर सकते हो, और पैर को सीधा लिफ्ट करके रख सकते हो स्ट्रेट। और स्ट्रेट लेग नी प्रेस ऑन द टॉवल प्लेस अंडर द नी, ये कर सकते हो। या फुटबॉल में साइड किकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, उससे भी आपको काफी रिलीफ मिलेगा। व्हाट डू यू मीन बाय फीमेल ट्रेड या फीमेल एथलीट ट्रेड? इसका मतलब क्या होता है, इसके कॉजेज भी बताने हैं। फीमेल एथलीट ट्रेड का मतलब होता है ये एक ऐसा सिंड्रोम होता है जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाता है, जिसमें एमेनोरिया भी हो जाता है और ईटिंग डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं फीमेल एथलीट्स के अंदर। और ये बहुत ज्यादा सीरियस एक डिसऑर्डर होता है। और इसमें ऑस्टियोपोरोसिस सबसे पहला होता है। ये हड्डियों से जुड़ा हुआ एक डिसऑर्डर है जिसमें बोन डेंसिटी काफी कम हो जाती है, बोन का मटेरियल कंटेंट बहुत ज्यादा कम हो जाता है, कैल्शियम अगर आपकी डाइट में कम है, अगर आपको एमेनोरिया है, आपको ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, आपकी खाने पीने की आदतें अच्छी नहीं है, तो ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर एमेनोरिया भी आता है एथलीट ट्राइड में। दूसरी चीज जो होती है ये मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर होता है। फीमेल्स जो होती हैं 18 साल या उससे ऊपर, ठीक है, होता क्या है कि एदर नेवर बिगेन मेंस्ट्रुएटिंग और देयर इज एन एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन फॉर 3 मंथ्स। 3 महीने से ज्यादा
अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, मासिक धर्म नहीं होता, तो ये दिक्कत आती है। और इसके कॉजेज हैं बहुत ज़्यादा, हार्मोनल चेंजेस हैं, ठीक है, इंटेंसिव एक्सरसाइजेस या इनटेक ऑफ लेस कार्ब्स और कैलोरीज, अगर आप कम खा रहे हो तो हो सकता है। फिर ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, कभी कभार तो इसमें क्या होता है कि लड़कियां ज्यादा खाने लग जाती हैं, उनको लगता है हम पतले हैं, कभी उनको लगता है हम मोटी हो गई हैं, तो फिर वो खा के फिर उसको जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश करती हैं, यानी कि खुद से उल्टी करवाती हैं। सो इसमें ईटिंग डिसऑर्डर्स में एनोरेक्सिया नर्वोसा आता है, बुलिमिया नर्वोसा आता है, ये आपको बताना है। Define obesity. Explain the procedure and benefits, contraindications of any two asanas which helps to reduce obesity. Obesity means मोटापा। जब आपके बॉडी में फैट परसेंटेज बढ़ जाता है, आप उसको फिर मोटापा कहते हो, ठीक है। ओबेस कब कहते हो? जब किसी का बीएमआई 30 से ऊपर चला जाए स्कोर, तो वो मोटा हो जाता है इंसान। आप अगर एक बार ही मोटे हो गए, आप कोई फिजिकल एक्टिविटी सही से नहीं कर पाओगे, बहुत सारी बीमारियां और होने की आपको लगातार आशंका बनी रहेगी। आप इसके लिए एक तो अर्ध मत्स्येंद्र आसन कर सकते हो। सिट एंड कीप बोथ लेग्स स्ट्रेट, बैठना है, दोनों पैरों को सीधा रखना है। बेंडिंग द नी ऑफ द राइट फीट के जो नी को है वो बेंड करना है। एंड पुट राइट हील बिलो द लेफ्ट हिप, ओके। एंड बेंड लेफ्ट लेग एंड प्लेस द लेफ्ट फुट टू द राइट साइड ऑफ द राइट नी। फिर उसके बाद क्या करना है कि लेफ्ट नी क्लोज टू द चेस्ट, exhale from the right nostril and turns towards the left and touch the toe of left leg from the right hand, body and head move towards the leg and repeat करना है इसको, पोजीशन को चेंज करते हुए लेग्स की। मैं आपको बता दूं, आप इसकी फोटो देख लेना, आप अपने तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, जरूरी नहीं है जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ यही चीज आपको इस आसन में लिखनी है। आप अपने हिसाब से भी प्रोसीजर लिखोगे वो भी सही माना जाएगा, कोई गलत नहीं कहेगा। बेनिफिट्स क्या है? नर्वस सिस्टम काफ़ी अच्छा होता है, बैकबोन स्ट्रेंथ होती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, मसल्स जो है वो आपकी अच्छे से भाई मतलब टोन्ड रहती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोल में रहता है, एक शाइन आती है फेस पे, ठीक है। और जो सेक्रेशन होता है पेनक्रियास ग्लैंड का वो कंट्रोल होता है, फैट रिड्यूस होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। जो लोअर बॉडी पार्ट होता है और जो हिप एरिया होता है वो स्ट्रोंग होता है, टोन्ड आता है, ठीक है। टोन्ड मतलब एक देखने में शेप आती है उसमें, एक्सेस फैट कम होता है, ठीक है। और जितने हीट टॉक्सिन्स मतलब जो टॉक्सिन्स होते हैं ऑर्गन्स और टिश्यूज में उसको रिलीज करता है, बहुत फायदे हैं। अब अगर किसी को भाई बैक पेन है, नेक पेन है, वो ना करे, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है वो ना करें, इंटरनल ऑर्गन में कोई इशू है वो ना करें, और प्रेगनेंसी में इसको ना करें। फिर है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन में कुछ नहीं करना भाई, एक चटाई बिछानी है, सीधा लेट जाओ, ठीक है, और घुटनों को अपनी छाती की तरफ लाके टच करना है आपको हाथ से पकड़ते हुए, बस यही आसन होता है और कुछ भी नहीं होता, अपनी चेस्ट तक लाना होता है आपको। अब इसके फायदे तो बहुत हैं, आपकी बैक और एब्डोमिनल मसल्स जो होती हैं, जो लेग और हिप्स की मसल होती हैं, स्ट्रेंथन होती हैं। आपकी इंटेस्टाइन्स का जो साइज होता है, सॉरी जो मतलब जो आपकी इंटेस्टाइन्स होती हैं उसको मसाज मिलती है एक तरीके से, फ्रेश ब्लड आता है भाई वहाँ पे, और हेल्प्स इन स्पॉन्डोलाइटिस, ठीक है, स्पॉन्डोलाइटिस में भी ये हेल्प करता है। और फैट जितना भी होता है लोअर एब्डोमेन में वो कम होने लगता है, ठीक है, हीट को ये रिलीज करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस में वही आएगा भाई जो पीछे आपको मैंने बताया था। फिर है डायबिटीज को डिफाइन करना है, 4 आसन भी बताने हैं जो कि डायबिटीज कंट्रोल करें। डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें आपके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, बहुत लंबे पीरियड तक ये बढ़ जाता है। ये होता है इसलिए कि आपका जो पेनक्रियाज है वो इनफ इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर पाता, ठीक है, और या तो हमारे बॉडी के सेल्स सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है। सो यही डायबिटीज है। इसके लिए आप एक तो अर्ध मत्स्येंद्रासन कर सकते हो, वही वाला है भाई जो मैंने आपको पीछे बताया है, ठीक है। इसके अलावा ये पूरा आप देख सकते हो, पश्चिमोत्तानासन कर सकते हो। इसमें क्या है कि भाई आपको बैठ जाना है, सबसे पहले तो लेग्स को स्ट्रेट एकदम स्ट्रेच करना है, और कीप योर हेड नेक एंड स्पाइन इरेक्ट एंड स्ट्रेच हैंड्स अपवर्ड्स विद अ डीप ब्रेथ। बिल्कुल सीधा बैठ जाना है आपको, और ठीक है सीधा बैठ जाना है, और अपने हाथों को बिल्कुल सीधा अपने पैरों की तरफ ले जाना है, और धीरे 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 आपको अपने सर को भी सीधा ले जाना है, बिल्कुल आपको टच करना है अपने हेड को, अपने चेस्ट को और अपने स्टमक को अपने पैर से, ओके। सीधा बैठ के आगे की ओर जाना है। आपका डाइजेशन अच्छा रहता है, लीवर अच्छा रहता है, थायराइड ग्लैंड अच्छा रहता है, किडनी का फंक्शन अच्छे से होता है। अगर कोई भी डिसऑर्डर होता है यूट्रस से रिलेटेड वो भी मतलब सही हो जाता है। ओवरीज के लिए काफी अच्छी है ये एक्सरसाइज। और इसके अलावा ये आपकी जो बीपी वगैरह की प्रॉब्लम्स में भी काफी अच्छी होती है ये एक्सरसाइज, और इसके अलावा डायबिटीज में तो है ही है। इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशंस ये है कि अगर किसी को स्पाइनल प्रॉब्लम है वो ना करे, नेक प्रॉब्लम है वो भी ना करे, अल्सर्स है किसी को अगर वो भी ना करे, प्रेग्नेंट वीमेन इसको ना करे, अस्थमा है किसी को वो भी ना करे, ठीक है।
और अगर स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है वो भी ना करें, हाई बीपी रहता है, लो बीपी रहता है तो भी ना करें, स्पॉन्डोलिसिस है तो भी ना करें, इंटरनल ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है तो भी ना करें। इससे आपकी एसिडिटी सही होती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम सही रहती है, डायबिटीज में अच्छी मदद मिलती है, ब्लड प्रेशर सही रहता है, हाइपरटेंशन, ठीक है, और सर्विकल स्पॉन्डिलोलिसिस वगैरह में काफी ज्यादा ये मदद करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज क्या होते हैं फिजिकल एक्टिविटीज के? जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं, दिव्यांग होते हैं, उनको अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज करवाते हैं तो इसका क्या फायदा होता है उन्हें? फिजिकली इंप्रूवमेंट होती है भाई, उनकी कोऑर्डिनेशन बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, एंड्योरेंस बढ़ती है, कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी बढ़ती है, ओबेसिटी का रिस्क कम होता है, बोन डेंसिटी मतलब मेंटेन रहती है, और ओवरऑल फिटनेस अच्छी रहती है, जॉइंट्स में स्वेलिंग नहीं होती। मेंटली देखें तो मूड अच्छा रहता है, वेलनेस में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है, न्यूरस सिस्टम अच्छे से काम करता है, एंजाइटी कम होती है, डिप्रेशन कम होता है, और आप अच्छे से अपने आप को बहुत ही अच्छा महान फील करते हो अगर अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज करते हो। नए नए आपको एक्सपीरियंस मिलते हैं, अगर हम इसको सोशियोलॉजिकली कैटेगरी में देखें तो आपको एक्सपीरियंस मिलते हैं, अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बनते हैं आपके, और इंडिपेंडेंस की एक फीलिंग आती है आपको। आपको क्रोनिक डिजीज वगैरह के कम रिस्क होते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। सो ये फायदे होते हैं। फिर है एक्सप्लेन बैलेंस डाइट एंड इट्स फंक्शन इन आवर बॉडी। बैलेंस डाइट का मतलब है ऐसी डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स बैलेंस्ड क्वांटिटी में अवेलेबल हो हमारी थाली में। और इसके लिए होता क्या है कि बैलेंस डाइट क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है हमें, और हमारे को क्या करता है कि ग्रो करने में मदद करता है। हमारे ऑर्गन्स प्रॉपरली फंक्शनिंग जब ही हो पाते हैं जब आप बैलेंस डाइट लेते हो, और आपके टिश्यूज को रिपेयर करता है, आपके डिफेंस सिस्टम को, आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, ओवरऑल आपका हेल्थ स्टेटस अच्छा रहता है। बैलेंस डाइट से आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है, और इसके अलावा जो भी डेफिशिएंसी डिजीज होते हैं वो आपके कम हो जाते हैं, आपकी सारी कमियां दूर हो जाती हैं, डेफिशिएंसीज खत्म हो जाती हैं। What are the types of carbohydrates? Given example from each. कार्बोहाइड्रेट्स क्या है कि फ्यूल होता है बॉडी का, एनर्जी होती है। एक तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं जैसे कि ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जैसे स्टार्च है, डेक्सट्रिन्स है, ग्लाइकोजन है, और सेल्यूलोज है। ये सारे कॉम्प्लेक्स जो है आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं। वाइटामिन्स आर वेरी एसेंशियल फॉर द वर्किंग ऑफ द बॉडी। वाइटामिन्स बहुत जरूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो आप एक तो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स देखते हैं, जो विटामिन बी है और विटामिन सी है, ये पानी में घुल जाता है। एक आता है फैट सोलेबल विटामिन, इसमें ए डी के ई होता है, ठीक है, केक और ए मतलब ए डी के ई, ये सारे इसमें आ जाते हैं। हमारे डेली बेसिस पे जितने भी आपको काम करने होते हैं उसमें विटामिन्स बहुत मदद करते हैं, और हमें ये स्मॉल क्वांटिटी में ही चाहिए होते हैं, हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करते हैं। ये सारी चीजें आ जाएंगी। एक्सप्लेन द फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट इन डिटेल। फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट क्या होता है? ये आपकी एक टांग पे आपकी कितनी आपका बैलेंस है इसकी एबिलिटी को चेक करता है। ओके, आपके ब्लैक्स की स्ट्रेंथ, पेल्विक और ट्रंक मसल्स की स्ट्रेंथ, आपका स्टैटिक बैलेंस कैसा है वो भी दिखता है। कोई आपको ऐसा खास इक्विपमेंट इसमें चाहिए नहीं होता, स्टॉप वॉच चाहिए होती है या बीम चाहिए होती है, ठीक है, और नॉन स्लिपरी सरफेस होना चाहिए, पैर ना फिसले। इसके लिए क्या है भाई, खड़े हो जाओ, सीधा फोटो में देख ही सकते हो आप, यही प्रोसेस आपको बताना है। और ये पोजीशन में 60 सेकंड्स तक आपको रहना होता है, और 60 सेकंड तक आपको देखा जाता है, फिर उसके बाद आपका स्कोर बनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन का टेस्ट। ये रिकली एंड जोन्स का जो टेस्ट है बहुत बारी पेपर में पूछा जाता है, ये 2001 से स्टार्ट हुआ था। ये बहुत बेनिफिशियल है जो सीनियर सिटीजन हैं उसके लिए। पहला टेस्ट होता है इसमें चेयर स्टैंड टेस्ट, इसमें आपकी लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ देखी जाती है जो सीनियर सिटीजन होते हैं। आर्म कर्ल टेस्ट होता है जिसमें अपर बॉडी की स्ट्रेंथ देखी जाती है। चेयर सिट एंड रीच टेस्ट होता है जिसमें लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ देखी जाती है। बैक स्क्रैच टेस्ट होता है जिसमें अपर बॉडी की स्ट्रेंथ देखी जाती है। 8 फुट अप एंड गो टेस्ट होता है जिसमें एजिलिटी देखी जाती है। 6 मिनट वॉक टेस्ट होता है जहां पे एरोबिक एंड्योरेंस आपकी देखी जाती है। सो ये रिकली एंड जोन्स का टेस्ट आ सकता है पेपर में, आप इसको याद रखिएगा। डिस्कस द फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइन द स्ट्रेंथ एज अ कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो अगर आपको स्ट्रेंथ चाहिए तो आपकी मसल का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा उतने ज्यादा आप स्ट्रेंथ प्रोड्यूस कर पाएंगे। मेल्स जो होते हैं उनकी बड़ी मसल्स होती हैं फीमेल से, ओके, लेकिन अगर फीमेल्स भी अगर वेट ट्रेनिंग करती हैं तो उनकी भी मसल्स का साइज इंप्रूव हो सकता है। फिर है बॉडी वेट, जिसमें ज्यादा बॉडी वेट होता है, हैवी जो भाई ज्यादा है वो उतना ही ज्यादा उसमें स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है भाई, सो आप कह सकते हो। मसल कंपोजिशन, देखो मसल्स कंपोजिशन के अंदर क्या होता है कि जिस मसल्स के अंदर ज्यादा परसेंटेज होता है फास्ट ट्विच फाइबर्स का
वो ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस करती हैं। वहीं जो स्लो ट्विच फाइबर्स होते हैं वो उतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते सही से, ठीक है। सो परसेंटेज जो है वो फास्ट ट्विच फाइबर का ज़्यादा होना चाहिए। फिर है इंटेंसिटी ऑफ द नर्व्स इम्पल्स। When a stronger nerve impulse from central nervous system excite more number of motor units, the muscles will contract more। ये नर्वस सिस्टम भी काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे भाई कंट्रीब्यूशन देता है आपकी स्ट्रेंथ के लिए। जितना अच्छा सिग्नल मिलेगा उतना ज्यादा आप लिफ्ट कर पाओगे, स्ट्रेंथ दिखा पाओगे। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके मस्कुलर सिस्टम पे उसका क्या इफेक्ट पड़ता है? भाई मसल्स का टेम्परेचर बढ़ता है और मसल का फटीग यानी कि थकान कम होती है, ब्लड फ्लो बढ़ता है, हाइपरट्रोफी जो होती है मसल्स की वो होती है, मसल्स अच्छे शेप और साइज में आ जाती हैं और मसल का मास बढ़ता है, एक्सेस फैट कम होता है और एक अच्छा बॉडी पोस्चर रहता है और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं मसल्स को, कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, पावर बढ़ती है, बैलेंस बढ़ता है, स्पीड बढ़ती है, एजिलिटी बढ़ती है, रिएक्शन टाइम बढ़ता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, एंड्योरेंस बढ़ती है। बहुत फायदे हैं भाई आपके एक्सरसाइज करने के। What do you mean by dislocation in joints? Explain any dislocations in the body. So dislocation का मतलब है जहाँ पे आपके joints होते हैं वो dislocate हो रहे हैं, ठीक है। joints का मतलब है जहाँ दो हड्डियां आकर मिलती हैं। आपके shoulder का joint है, ठीक है, आपके jaw का joint होता है। सो ये एक तो आप कह सकते हो लोअर जॉ जो आपकी होती है, ठीक है, ये जॉ जो होता है आपका, ये ठोड़ी होती है आपकी, ये बहुत बारी डिसलोकेट हो जाती है बॉक्सिंग में या मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में। और शोल्डर ज्वाइंट भी डिसलोकेट हो जाते हैं बहुत बारी, सडनली आप गिर जाते हो कहीं से या कुछ ऐसा हो जाता है। जूडो कराटे में ये हो सकता है, रेसलिंग में भी शोल्डर ज्वाइंट्स डिसलोकेट हो जाते हैं। फिर है फ्रैक्चर का मतलब, देखो हड्डी टूटने को फ्रैक्चर कहते हैं। आपके कुछ टाइप्स हैं फ्रैक्चर के, 4-5 बता देता हूँ। ट्रांसवर्स है, स्ट्रेस है, ऑब्लिक, ग्रीन स्टिक, कम्यूटेड, इम्पैक्टेड। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में क्या होता है, ठीक है, ये आपका इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होता है जो थोड़े बहुत क्रैक आते हैं। ट्रांसवर्स जो फ्रैक्चर होता है बिल्कुल राइट एंगल पे एकदम सीधा ये होता है। ऑब्लिक फ्रैक्चर जो आपका होता है इसमें क्या होता है, डायगनली आपकी हड्डी टूट जाती है इस तरीके से। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर क्या होता है कि भाई बोन्स जो होती हैं एक बोन दूसरे बोन में घुस जाती है, बहुत बुरी तरह से होती है भाई ये वाली फ्रैक्चर। कम्युनिटेड फ्रैक्चर में क्या होता है, अ फ्रैक्चर इन विच द बोन ब्रोकन इनटू मोर देन 2 पीसेस। दो से भी ज्यादा टुकड़े हो जाए ना हड्डी के, 4-5 टुकड़े हो जाए तो आपका ये कम्युनिटेड फ्रैक्चर में आ जाता है। अब है न्यूटन के जो लॉ हैं स्पोर्ट्स में कैसे काम आते हैं वो बताना है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो होता है जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में रहेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जैसे एक फुटबॉल है वो पड़ी है, जब तक आप उस पर किक नहीं मारोगे वो कुछ नहीं हिलने की। दूसरा है लॉ ऑफ मोशन, ये क्या है, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी इसको कहा जाता है। आप एक्सेलरेशन को कह सकते हो बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना उस पर फोर्स लगाओगे उतनी तेजी से वो चीज जाएगी। जेवलिन थ्रोअर जितना ज्यादा फोर्स लगाएगा उतनी दूर जेवलिन जाएगी, ओके। और लॉ ऑफ मोशन थर्ड जो है आपका लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, फाइनल और आखिरी यही है। हर आपके एक्शन का एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। स्विमिंग करते हो, व्हेन वी पुश द वाटर बैकवर्ड्स आवर बॉडी मूव्स फॉरवर्ड। पानी को आप पीछे धकेलते हो, बॉडी आगे जाती है, यानी कि एक्शन का अपोजिट रिएक्शन होता है। व्हाट इज फ्रिक्शन, इसके टाइप्स बताने हैं। फ्रिक्शन का मतलब है रेजिस्टेंस, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का जब रेजिस्टेंस हो जाता है और बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में ये होता है अप्लाइड फोर्स के। स्टैटिक फ्रिक्शन होता है the opposite force that comes into play when one body is actually not moving over the surface of another body when force friction, hence object is in no motion। object motion में नहीं होता, static friction इसको कहते हैं। डायनेमिक फ्रिक्शन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट मूव करता रहता है, ठीक है, और इसके अंदर भी दो तरीके से होता है। रोलिंग होता है एक तो फ्रिक्शन में, कि भाई मान लो होता क्या है कि जैसे क्रिकेट की बॉल होती है वो रोल करते 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 ग्राउंड पे जाती है फिर रुक जाती है, तो ये आपका रोलिंग फ्रिक्शन है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, आप जब स्लाइड कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आ जाता है ये, सो समझ गए होंगे आप। एक्सप्लेन द जंग्स क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। जो जी जंग हैं उन्होंने बताया है, जो कार्ल जंग है वो कहते हैं एक तो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, अपने में ही रहते हैं, सोशल नहीं होते ज़्यादा, अपने अंदर ही अंदर रहते हैं, बात नहीं करते ज़्यादा और सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता। एक्सट्रोवर्ट्स वो होते हैं जो किसी से भी बात कर लेते हैं, किसी से भी इंटरेक्ट कर लेते हैं, सोशलाइज हो जाते हैं, काफ़ी फ्रैंक होते हैं, फ्रेंडली होते हैं। एम्बीवर्ट में दोनों के ही मिक्स मिक्स कुछ ना कुछ वो फीचर्स पाए जाते हैं, कभी ये किसी से बोल लेते हैं कभी नहीं भी बोलते, सो ये हो जाएगा।
फिर एग्रेशन का मतलब क्या है, इसका कॉन्सेप्ट भी बताना है और इसके टाइप भी बताने हैं। एग्रेशन यानी कि आप कोई फिजिकल या वर्बली कोई भी ऐसा बिहेवियर करते हो जिससे आप किसी को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हो, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, फिजिकली या साइकोलॉजिकली, ये एग्रेशन कहलाता है। एग्रेशन जो है स्पोर्ट्स के अंदर, एक तो होता है होस्टाइल एग्रेशन, ये ऐसा फिजिकल बिहेवियर होता है आप जिसमें किसी को फिजिकली इंजर करना चाह रहे हो, ठीक है, इंटेंशनली। एक होता है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, आप कोई भी ऐसा फिजिकल बिहेवियर कर रहे हो जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करना चाहते हो बट अनइंटेंशनली आप किसी को फिजिकली कोई चोट पहुंचा देते हो, तो वो इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन है। असर्टिव एग्रेशन का मतलब है वर्बल, आप मुंह से गाली दे रहे हो किसी को, खेलते खेलते स्पोर्ट्स में आप किसी की स्लेजिंग कर रहे हो, गलत गलत बोल रहे हो प्लेयर को, तो वो इसमें आता है। What are the main objectives of sports talent development? So sports talent development के objectives आपसे पूछे जा रहे हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे स्पोर्ट्स टैलेंट को ढूंढना, ग्रास रूट लेवल पर छोटे से छोटे बस्तियों में जाकर बच्चों को ढूंढना किसमें टैलेंट है, बच्चों को सेलेक्ट करना बेस्ड ऑन देयर साइज, फिजिकल एबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी, उसका इंटरेस्ट क्या है। फिर क्या है, स्पोर्ट्स अकेडमी को स्कूल लेवल पर प्रमोट करना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर स्टेट लेवल पर सभी बच्चों को स्पोर्ट्स फैसिलिटीज मिले, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है। और सभी को स्पोर्ट्स टैलेंट को का मतलब स्पोर्ट्स का टैलेंट दिखाने का प्लेटफॉर्म मिले। फाइनेंशियल सपोर्ट सबको मिले, अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स को। पर्सनल डेवलपमेंट यानी कि स्टूडेंट का हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, कम्युनिटी डेवलपमेंट हो, नेशनल डेवलपमेंट हो और एम्प्लॉयमेंट मिले सभी को, ये है इसका मेन। व्हाट इज स्ट्रेंथ, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। स्ट्रेंथ का मतलब होता है आपकी एबिलिटी जिससे आप रेजिस्टेंस दिखाते हो, रेजिस्टेंस के अगेंस्ट आपकी एबिलिटी। एक तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है आप जब अपनी मैक्सिमम रेजिस्टेंस दिखाते हो, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ होती है बहुत स्पीड के साथ जब आप रेजिस्टेंस दिखाते हो। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस यानी कि लंबे समय तक कब तक आप फटीग की कंडीशन में भी अपनी रेजिस्टेंस दिखा सकते हो, वो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस में आता है। फिर है व्हाट आर द मेथड्स फॉर डेवलपिंग स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को डेवलप करने के मेथड्स क्या हैं। आइसोमेट्रिक मेथड है, आइसोटोनिक है और आइसोकाइनेटिक है। सो आइसोमेट्रिक, आइसो का मतलब सेम, मैट्रिक का यानी कि लेंथ, इसका मतलब होता है लेंथ। सो आप जब भी ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हो जिसमें आपकी मसल्स का साइज जो है वो सेम रहता है, ठीक है, बिल्कुल सेम रहता है, आप इसको कह सकते हो आइसोमेट्रिक, ठीक है। और इसमें आर्चरी, वेट लिफ्टिंग, जिम्नास्टिक ये इसकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं, ठीक है। और प्लैंक पोज, वॉल सिट, साइड प्लैंक, ग्लूट ब्रिज। फिर है आइसोटोनिक, आइसो मीन्स सेम, टोनिक मीन्स टोन। ये एक्सरसाइज क्या होती है, जब हम मूवमेंट्स करते हैं तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो चीजों को। द लेंथ ऑफ मसल्स कैन बी सीन, आप देख सकते हो लेंथ जो मसल्स की होती हैं। एंड कॉल्ड एसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन विद कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, आप इसको ये भी कह सकते हो। एग्जाम्पल, व्हेन वी थ्रो अ बॉल, जब हम बॉल फेंकते हैं, जंपिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होता है। These types of exercise is widely seen in games and sports. आइसोटोनिक ज्यादातर गेम्स वगैरह में ये दिखती हैं। विद और विदाउट इक्विपमेंट इसको आप कर सकते हो। फिर ये आप देख सकते हो इस तरीके से कुछ दिखता है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। फिर इसके बाद आगे है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। आइसो मीन सेम, काइनेटिक मीन्स मोशन। ये एक्सरसाइज जो है जे पेरिन ने 1968 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। इसको करने के लिए आपको कुछ मशीन्स चाहिए होती हैं। ये देखो इस तरीके से ये मसल्स को डेवलप करती हैं, ये मशीन्स हैं। इस पे जब आप एक्सरसाइज करते हो तो ये आपके आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज हो जाती है। इसी के साथ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ खत्म होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करके आप जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।